हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बच्चों, आपका एग्जाम आ गया है, बोर्ड एग्जाम अब साइंस का। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन एनसीईआरटी के थ्रू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम लोग रिवीजन लेकर आए भाई। कोशिश करेंगे सारे इसमें जितने भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, सबको हम कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका भाई फिजिक्स में। 25 मार्क्स का आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है सेक्शन सी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा खासा वेटेज है। आपको इसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस इसके थ्रू आपको करने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से इसको हमें रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है भाई, हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, इसमें हीटिंग इफेक्ट के क्वेश्चंस देखने हैं और सर्किट के क्वेश्चंस देखने हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट फैक्टर्स कंट्रोल और रेगुलेट द करंट, है ना। तो ठीक है, ये सारे तो एप्लीकेशन वाली पार्ट्स हमको आगे मिलेंगे। अब बात आती है कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज अ सर्किट, ठीक है ना। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भाई आपको डेफिनेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट इस पे हम आते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या टर्म्स पता होने चाहिए। तो जो टर्म्स हमें यहाँ पे पता होने चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई चार्ज के बारे में थोड़ा सा, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू, या फिर आप स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है भाई, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q इक्वल टू एन ई, है ना। प्लस माइनस भी लगा देते हैं उसके नेचर को जानने के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय अ बॉडी कॉजेज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं या गेन किए हैं, है ना, दैट टाइम्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विल कॉज द चार्ज ऑन इट, ठीक है। तो ई यहाँ पे कौन है, ई आपको पता होना चाहिए। ई का मतलब यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन, ठीक है ना भाई, वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। तो कितना चार्ज होता है आपको ये पता होना चाहिए। ई की वैल्यू, ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के पास इतना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया है, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये हमको पता होना चाहिए। देन फिर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हमको दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि किस रेट से चार्ज पास हो रहा है या फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है स्क्रीन पे, क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। चार्ज, अच्छा इस चैप्टर में पूरे चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इस चैप्टर में जितनी भी क्वांटिटीज आपको मिलेंगी ना बच्चों, सारी क्वांटिटीज कैसी होंगी, स्केलर क्वांटिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ज, then electric current, then electric potential difference, resistance, resistivity, power, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारी की सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी, स्केलर क्वांटिटीज। तो किसी भी इस चैप्टर में अगर किसी क्वांटिटी में आपसे पूछा जाए कि क्वांटिटी कैसी है, स्केलर या वेक्टर, तो इसका सीधा सीधा आंसर है स्केलर। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको भाई वेक्टर क्वांटिटीज मिलेंगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सारी चीजें सब वेक्टर मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन सब स्केलर है। अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पेयर होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट इज एम्पेयर, ऐसा यूनिट एम्पेयर है। तो एम्पेयर के लिए क्या लिखते हैं, सिर्फ हम लोग कैपिटल ए लिखते हैं। तो 1 एम्पेयर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक और लाइन दी है, इलेक्ट्रॉन पजेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना इतना, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेकिन अगर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछे तो आपको माइनस साइन लगा देना है वहां पे, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो भाई यहाँ पे बात आ जाती है कि ये एक कूलम चार्ज क्या होता है ना, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम, है ना। तो ये हमारा 1 कूलम चार्ज कैसे बनता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो चार्ज कैसे बनता है वो तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन्स के गेन से या लॉस्ट से। 1 कूलम का चार्ज कैसे बनेगा, अगर हमें पता भाई Q इक्वल टू एन ई, तो एन क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई, ठीक है ना।
तो क्यू को अगर मैं 1 ले लूँ कि 1 कूलम का ही मुझे चार्ज चाहिए, ई की वैल्यू कितनी रखूँगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, n इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लॉस हुए, क्या हुए, ये लॉस्ट हुए, तो क्या बनेगा +1 कूलम। अगर इतने ही इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो क्या बनेगा बच्चों, -1 कूलम। ठीक है ना। लॉस ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन कॉजेस +1 कूलम एंड गेन ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन कॉजेस -1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है ना, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट एम्पेयर है। 1 एम्पेयर का मीनिंग और देख लेते हैं। 1 एम्पेयर का मीनिंग क्या होगा भाई, 1 एम्पेयर का मीनिंग होगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज पास हो जाए किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से तो हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर का करंट वहां पे डेवलप हो गया है। ठीक है ना। और 1 कूलम का मतलब आप लोग समझ चुके हो, 1 कूलम का मतलब है 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप। ठीक है। तो या तो वो गेन होगा या तो वो लॉस होगा। तो गेन होगा तो 1 कूलम का चार्ज, लॉस हुआ तो भी 1 कूलम का चार्ज लेकिन प्लस का, और गेन हुआ तो -1 कूलम का चार्ज। और इतने ही इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में पास हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना भाई, ये वाली बात समझ में आई। फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पेयर एंड 1 एम्पेयर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात लिख दी उन्होंने, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पेयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 मिली एम्पेयर का मतलब क्या है। 1 मिली एम्पेयर का मतलब है 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। तो 1 माइक्रो एम्पेयर का मतलब भी पता कर ही लो आप। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 एम्पेयर। तो अगर स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट हैं तो या तो मिली एम्पेयर में मिलेंगे या तो माइक्रो एम्पेयर में मिलेंगे। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई। देन अब यहाँ पे देखो भाई, आपको Q है ना, I इक्वल टू क्यू बाई टी पे आपको कैसे भी न्यूमेरिकल्स बना के दिए जा सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने, I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q बन जाएगा IT। ठीक है ना। इन दोनों पे बेस्ड आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिया जा सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्या डेटा दिया है। करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, ठीक है ना, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन, फिर से वही बात, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है अगर आपको, तो पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में सही सही सब्स्टिट्यूशन करो। और सब्स्टिट्यूशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसा यूनिट में चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे टाइम यहाँ पे किस में दिया है, 10 मिनट्स, मिनट्स में टाइम दिया है, तो पहले आप उसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करेंगे आप उसको, पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। और उसमें वेरियस कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे सेल लगा होता है, तो सोर्स है हमारे पास सेल, और वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हो सकता है, कोई ऐसा अप्लायंस लगा होगा, कोई ऐसा कंपोनेंट लगा होगा जो उस इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करेगा। ठीक है ना। तो सोर्स एंड लोड। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट का मतलब बच्चे कई बार यहाँ पे मिसअंडरस्टूड करते हैं, सिर्फ नाम लिख के आ जाते हैं। आपको 1 एम्पेयर की डेफिनेशन यहाँ पे पूरी लिखनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट का मतलब क्या है, आपको कैलकुलेशन दिखाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक फाइनल आंसर आप जो रट के गए हो आपने वो लिख दिया। आपको Q इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला यूज करके 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है बच्चों। आई बात समझ में। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सिंबल क्या होता है, V होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों के लिए V होता है। अब यहाँ पे जो V का मतलब यहाँ पे क्या दिया है देख लो थोड़ा सा भाई। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, यहाँ पे पूरा एनालॉजी से इन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है ना। इसको हम देखते हैं आगे हमें क्या लिख के आना है। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर डिफाइन करने को आएगा तो हमें क्या लिखना है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या लिखना है बच्चों हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। We define the electric potential difference between 2 points in an electric current carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to other। आपको ये पूरी डेफिनेशन याद करनी है, ये फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम यही बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल को भी हम यही बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
बहुत ज़्यादा भी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं इस पे कि वो इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। आपको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल पूछेंगे तो भी आप क्या लेके आएंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है तो भी क्या हो जाएगा, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। आई बात समझ में। अब यहाँ पे किसके नाम पे रखी गई है यूनिट, इन द नेम ऑफ एलेजेंड्रो वोल्टा, इटालियन फिजिसिस्ट। इतना तो नहीं पूछते हैं आज तक है। तो वी उसका सिंबल है, और वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट है कूलम, इसलिए 1 वोल्ट क्या बन जाएगा, 1 वोल्ट बन जाएगा 1 जूल पर कूलम। अगर 1 कूलम के चार्ज को मूव करवाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ा तो मान लीजिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे आया। आई बात समझ में। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। क्या यूज करेंगे बच्चों, वोल्ट मीटर। आई बात समझ में। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमेशा ये कैसे लगाया जाएगा, किसी भी रेजिस्टेंस के साथ ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का भैया ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है, किसी भी अप्लायंस के, किसी भी रेजिस्टेंस के हमेशा किसके, पैरेलल में लगता है। और उसका खुद का रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होता है वो होता है वेरी वेरी हाई, और यू कैन से इनफाइनाइट, ठीक है ना। प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी हाई। किस में होता है, किलो ओम्स में होता है ये, है ना। तो 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट डिवाइड ही नहीं होगा, सारा करंट किस में जाएगा, इसमें जाएगा। और आई इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेस होगी। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो किसके बराबर होगी, आई इंटू आर के बराबर होगी। आगे हम ओम्स लॉ में जो देखेंगे अभी, है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे आपको देखो फिर से इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल दे दिया एनसीईआरटी में, जो वर्क डन आपको निकालने को दिया V इंटू क्यू करके। आई बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको करना आना चाहिए, और W इक्वल टू वी क्यू पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से कर लेंगे। देन अब यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चन दिए हमें, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो वो डिवाइस कौन है आपका, इलेक्ट्रिक सेल। What is meant by saying potential difference between 2 points is 1 volt by V equal to W upon Q की डेफिनेशन आपको यहाँ पे बतानी है। How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery। एनर्जी का मतलब अगेन यहाँ पे क्या है, वर्क डन। ईच कूलम का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 कूलम। तो आपको यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है, चार्ज आपको कितना दिया है, 1 कूलम दिया है, ठीक है ना। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वाले फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, आपको ये कंपोनेंट्स अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है भाई। ये कंपोनेंट्स में आपको कैसे भी दिए जा सकते हैं, आपको इनके नाम पूछ सकते हैं, या फिर नाम देके आपको इनको सिंबल बनाने को भी दिया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक सेल आपको इस तरीके से बनाना है। बैटरी में आपको मल्टीपल सेल्स लगा देना है, 2 या 3 सेल को आप सीरीज में लगा के दिखा सकते हो, ठीक है ना। कॉम्बिन बैटरी का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये वर्ड आपको लिखना है वहां पे, मोर देन 1 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आई बात समझ। अब यहाँ पे जैसे ये 2 सेल है, एक है 2 वोल्ट का और ये भी है 2 वोल्ट का, दोनों आपने किस में लगा दिए, सीरीज में लगा दिए। तो यहाँ पे जो बैटरी बनी, ये बैटरी कितने की बन जाएगी, ये बैटरी बन जाएगी आपकी 4 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। सीरीज में मैंने इसीलिए बोला क्योंकि उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऑपोजिट सेंस में लगाओगे तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। स्विच, स्विच का डायग्राम आपको बनाना चाहिए, ओपन स्विच, क्लोज स्विच। दिस इज अ वायर जॉइंट, दिस इज अ वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, है ना। इसके ऊपर से निकल गया, बिना टच किए निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने माना है कि नेकेड कॉपर वायर्स हैं, तो ये तो टच हो गया आपस में, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, इसको ऊपर से यहाँ पे निकल गया ये। इलेक्ट्रिक बल्ब का आपको सिंबल बनाना आना चाहिए, दिस इज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ये कौन हो गया आपका, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप क्या कहते हो, रियोस्टेट। तो ये वाला ज़्यादा पॉपुलर है, ये भी बना सकते हो, अगर आपको मन कर रहा है आप ये भी बना सकते हो, दोनों ट्रू है, ठीक है ना। एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर वोल्ट मीटर का सिंबल जब भी बच्चों बनाएंगे प्लस माइनस जरूर बनाएंगे, और एमीटर में तो यहाँ पे आप करंट को भी दिखाइए, शो करिए, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। आई बात समझ में। वोल्ट मीटर पे भी प्लस माइनस का मतलब क्या है एक्चुअली, उसका मतलब ये है कि करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में आया था, इसलिए यहाँ पे प्लस बना, इसलिए यहाँ पे माइनस बना। तो वोल्ट मीटर में भी यहाँ पे प्लस माइनस इस तरीके से मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो सर्किट डायग्राम अगर इन जनरल पूछा जाता है कई बार कि भाई एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाइए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो लगभग ओम्स लॉ के जैसा ही डायग्राम होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, सेल होता है, स्विच होता है, रियोस्टेट होता है, ठीक है ना।
तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाने को आए तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो करवाएंगे आई अमाउंट का, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा देंगे एक वोल्ट मीटर, प्लस माइनस यहाँ पे भी आप मेंशन कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये आपका एक जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ओम्स लॉ में भी हम इसी सर्किट को बनाएंगे, कोई नई बात नहीं करेंगे वहाँ पे भी। ओम्स लॉ के लिए भी यही सर्किट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। सारी चीज़ें आप सीक्वेंस में याद रखिए भाई। सेल का प्लस माइनस, प्लस में से करंट निकालना है, ठीक है ना। देन ओम्स लॉ में हमको भाई ओम्स लॉ स्टेट करने को मोस्टली बोला जाता है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट की बात करेंगे, ओम्स लॉ के ग्राफ की बात करेंगे। तो व्हेन यू से ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में हम ये लिखना जरूरी है कि इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वी का मतलब यहाँ पे कौन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई। वोल्टेज भी लिख सकते हो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस लिखो तो वो ज़्यादा बेटर है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है ना। वैसे तो पूरा स्टेटमेंट होता है, पूरा स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट कांस्टेंट, तब जाके हमें क्या मिलेगा, V प्रोपोर्शनल टू I। और V प्रोपोर्शनल टू I पे फिर आपको क्या लिखना है, उसका अगला एक्सप्रेशन कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as resistance. R is constant of proportionality known as resistance of the conductor, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। स्टेट ओम्स लॉ में सिर्फ V इक्वल टू IR लिख के नहीं आना है, ये गलत हो जाता है भाई, ठीक है ना। अब क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I मिला हमें, तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं भाई कि V अपॉन I कांस्टेंट है, उसी को हमने क्या बोल दिया, I R बोल दिया उसी कांस्टेंट को, तो V इक्वल टू IR। और क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा बच्चों, ग्राफ बनेगा उसका स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ में अगर पूछा जाए कि आप किसी मेटेलिक कंडक्टर का ग्राफ बना के दो भाई ओम्स लॉ का, तो वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। लेकिन सेमी कंडक्टर्स का स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। आई बात समझ में? जो हमारे पास कंडक्टर ही है, अगर आप हाई टेम्परेचर पे उसका वी आई ग्राफ बनाओगे तो वो भी वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व हो जाएगा। लेकिन मेटेलिक कंडक्टर का लो टेम्परेचर पे या फिक्स टेम्परेचर पे हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और ग्राफ का जो स्लोप होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वो आपको क्या देगा, स्लोप विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास दो टाइप के ग्राफ हो जाएंगे यहाँ पे, एक हो जाएगा वी आई ग्राफ और एक हो जाएगा आई वी ग्राफ। वी आई ग्राफ एंड आई वी ग्राफ, दोनों में अंतर पहचान लो भाई जल्दी से। वी आई ग्राफ जब आप बोलोगे तो वी ऊपर, आई यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। आई वी ग्राफ बोलोगे तो आई ऊपर आ जाएगा वाई एक्सिस पे और वी आ जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। लेकिन अगर आप मेटल कंडक्टर की बात करोगे, एक गुड मेटल कंडक्टर की बात करोगे लो टेम्परेचर पे, तो दोनों में ही वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, दोनों में स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ वो कौन देगा, रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ होगा वो क्या देगा आपको, आई वी ग्राफ जो होगा वो आपको देगा कंडक्टेंस। क्या देगा वो आपको, कंडक्टेंस, मतलब 1 अपॉन रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप स्लोप कैसे निकाल रहे हो, यहाँ पे आप स्लोप निकाल रहे हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से। यहाँ पे स्लोप आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे स्लोप आप निकालोगे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी से निकालोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कंडक्टेंस का सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल जी हो जाएगा। यहाँ पे अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात करें। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होगा, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा भाई, हम देख चुके हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, आर लिख देते हैं ऊपर। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होगी ओम, ठीक है ना। और ओम का सिंबल भी कैसा होता है, ऐसा होता है। तो आप कैसे लिखोगे, 4 ओम, 3 ओम, है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को मेंशन करेंगे। तो भाई यहाँ पे 1 वोल्ट, आप ऐसे भी 1 ओम को डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से। 1 ओम क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो ये वन ऑफ द डेफिनेशंस यहाँ पे हमें दी हुई है कि अगर पूछ लिया जाए कि 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे कि भाई किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट उसके अक्रॉस अप्लाई करने पर ये रेजिस्टेंस 1 ओम का कब होगा, है ना। अगर आपने क्या किया,
1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इस कंडक्टर के अक्रॉस और उसमें 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 1 ओम। आई बात समझ में? आर को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? V इक्वल टू आई आर होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? V अपॉन आई। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, और यही क्या हो जाएगा? 1 ओम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप लोग याद रखिए। देन हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी रहती हैं भाई। अब यहाँ पे तो ये एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी आप लोग रीड कर लीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग कंपोनेंट्स लगा के देंगे। अलग अलग कंपोनेंट्स पे क्या होगा? बल्ब की ब्राइटनेस यहाँ पे डिफर करेगी। ठीक है ना? निक्रोम वायर लगा देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बल्ब का क्या हो जाएगा? डिम हो जाएगा यहाँ पे ब्राइटनेस। आप यहाँ पे सिंपल कनेक्टिंग वायर लगाओगे, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? कम है। तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाता है, सर्किट में रेजिस्टेंस कम करने से करंट बढ़ जाता है ना? छोटी छोटी बातें याद रखना है आपको इन्हें। देन अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, R इज प्रोपोर्शनल टू L। सबसे पहली बात, ये कंडक्टर को बनाना आना चाहिए। ऐसे आप कंडक्टर को बनाएंगे, हमेशा एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर बनाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये कंडक्टर की लेंथ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इस वायर का रेजिस्टेंस है R, इसकी रेजिस्टिविटी है रो। R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ठीक है ना? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पे जो रो है, रो कौन है यहाँ पे? रो इज रेजिस्टिविटी। रो यहाँ पे कौन है? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? आर ए अपॉन एल। इसलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी? इसलिए इसकी ऐसा यूनिट बन जाएगी ओम मीटर। क्या बनेगी ऐसा यूनिट इसकी? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी भी स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या है उसकी? ओम मीटर। अब यहाँ पे एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, लेकिन मटेरियल ऑफ कंडक्टर की बात की जाए तो वो क्या होती है? रेजिस्टिविटी। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट ऑफर्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर पूछा जाए रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच ऑफर्स रेजिस्टेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। रेजिस्टेंस की क्या है? ओम। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे कि भाई लेंथ को डबल करेंगे तो क्या होगा, एरिया को हाफ करेंगे तो क्या होगा। और यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिए कि सर्कुलर हमेशा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सर्कुलर एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो जो रेडियस भी तो रहेगी उसमें, है ना? तो रेजिस्टेंस क्या है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस के भी ऊपर इफेक्ट आएगा ना। तो अगर आपके पास कम एरिया क्रॉस सेक्शन है तो लेस रेडियस है। तो थिन वायर्स हैव हाई रेजिस्टेंस, थिक वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो रेजिस्टेंस था हमारे पास रो एल अपॉन ए, और कई बार हमको मिलेगा रो एल अपॉन फिर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखना है। रेडियस को आपको क्या करना पड़ेगा? फिर यहाँ पे यूज करके बनाओगे तो पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको मोस्टली रेडियस सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दी रहेगी। तो रेडियस अगर आपको दी है 2 सेंटीमीटर, ध्यान से देखेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे फिर? 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर में कोई भी चीज है मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई। अगर रेडियस आपको दी है 0.3 मिलीमीटर तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। आई ना बात समझ में? ठीक है ना? 10 मिलीमीटर दिया है तो 10 की पावर -3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। और एरिया निकालेंगे तब तो और ध्यान रखना है, रेडियस का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा कन्वर्ट। रेडियस सेंटीमीटर में दी रहेगी तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई होगा, और मिलीमीटर में दिया है तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? अभी आगे न्यूमेरिकल्स में देखते हैं, हमको मिलेगा वहां पे। तो लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -8 ओम मीटर टू 6 10 की पावर -6। तो ये आप याद रख सकते हो कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज आपको क्या मिलेगी? 10 की पावर माइनस ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर तक। तो ये गुड कंडक्टर्स है हमारे। ठीक है ना? इंसुलेटर्स की तो इनफाइनाइटी हो जाती है, वेरी वेरी हाई हो जाता है। ठीक है ना? अलॉयस की क्या रहेगी? अलॉयस की और ज्यादा रहेगी, 10 की पावर -3 के ऑर्डर में, 10 की पावर -4 के ऑर्डर में। ठीक है?
तो ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, आपको रेंज याद रखना है थोड़ा सा, कि जब आप मेटल्स की बात कर रहे हो, जहाँ पे मैग्नीज तक देखो 10⁻⁻⁶ तक आ गए, लेकिन अलॉयज में कुछ नाम आप याद रखिए। कॉन्स्टेंटन अलॉय जो है ना, वो आपका जो घर में हम जो प्रेस करते हैं ना, कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, उसमें जो अलॉय यूज हो रहा है वो हमारा निक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, इन्हीं सब में से कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंटन इज एन इंपॉर्टेंट अलॉय, किसका अलॉय है? कॉपर एंड निकल का। मैग्नीन इज एन इंपॉर्टेंट अलॉय, ये किसका है? कॉपर, मैग्नीन एंड निकल, ठीक है ना। अलॉय, अभी निक्रोम किसका अलॉय? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। बच्चों प्लीज ये वाली चीज जरूर याद करके जाइए कि कौन सा अलॉय किस किस मेटल्स के थ्रू बना है, ठीक है ना। ये जरूर आपको 1 मार्क 2 मार्क में आ सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो कॉन्स्टेंटन और अलॉय, ये जो मैग्नीन है, इनका भी एक एप्लीकेशन में बता दूं, रियोस्टेट में जो कॉइल होती है वो कॉन्स्टेंटन की या मैग्नीन की बनी होती है, ठीक है ना। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। निक्रोम तो फिर हमारा काफी हैवी अलॉय है, वो मेटल अप्लायंसेज में ही यूज होगा, आपका इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होगा, या फिर जो आपका हीटर रॉड होती है वहां पे यूज होगा, ठीक है। इंसुलेटर्स का काफी हाई रेजिस्टिविटी होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 10⁻+ में चला गया ये, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको ओम्स लॉ पे बेस दिया हुआ है, तो सिंपल न्यूमेरिकल है V = IR का आपको यूज कर रहा आना चाहिए। और अगेन मेरा सजेशन, जब भी न्यूमेरिकल आए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन शो करो, उसके बाद फर्दर आप कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है ना भाई। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले हैं ये। यहाँ पे भी देखो ओम्स लॉ पे बेस्ड आपको दिया है कि रेजिस्टेंस निकालो, V और I गिवन दे दिया, यहाँ पे करंट निकालो, V और R गिवन दे दिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी के तो इंटेक्स्ट और सारे जितने भी बैक एक्सरसाइज में और एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको करके जरूर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें किस में दिया है? R = ρl/A पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इसको जरूर देख लीजिए आप। तो यहाँ पे व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। जैसे ही बोलते हैं ना सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है? सेम रेजिस्टिविटी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि दो वायर को अगर कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के सेम मटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ को क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है। तो नया रेजिस्टेंस पूछा था तो हमने उसको कैलकुलेट करके दिखाया है। कैलकुलेशंस में बच्चों स्पेशली ध्यान रखेंगे, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, जब भी आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन जो दिए हैं इसी पे बेस दिए हैं। विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर। तो यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आप लिख सकते हो। वायर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। इसका भी वही आंसर है, बिकॉज अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, और हाई रेजिस्टिविटी होगी और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी लिखना पड़ेगा कि भाई घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं जिनमें हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट यूज कर रहे हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और रेजिस्टिविटी भी हाई होगी, ठीक है। थिक वायर और थिन वायर में किसमें करंट का फ्लो इजियर होगा? थिक वायर में, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी वर्ड यूज नहीं करना है। थिक वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस, सो करंट फ्लो विल बी इजियर एंड मोर। आई बात समझ में? किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे तो लिखना ही है, टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी आप लिख सकते हो। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है ना भाई। अब चलो भैया, अगला टॉपिक हमें क्या दिया है यहाँ पे? रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ सीरीज, जिसको आप किस नाम से जानते हो भाई? सीरीज एंड पैरेलल के नाम से जानते हो। तो सीरीज और पैरेलल में यहाँ पे ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है ना भाई, ये आपको बहुत अच्छे से बना के देखना है। जैसे जब भी सीरीज आपको बोला जाए कि डिफाइन सीरीज या डिफाइन पैरेलल, तो आपको ये डायग्राम पूरा बना के आना है कि तीन रेजिस्टेंस जब ऐसे बैक टू बैक लगे, ठीक है ना, व्हेन मोर देन वन रेजिस्टेंस या मोर देन टू रेजिस्टर्स, आप ऐसा लिख सकते हो, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको ऐसा बैक टू बैक बनाना है। और यहाँ पे आपको देखो एमीटर लगाना है, ये पूरा सीरीज में यहाँ पे क्या किया, पूरे कॉम्बिनेशन पे वोल्ट मीटर लगा दिया हुआ है उन्होंने। नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन ये आपको तीन बैक टू बैक बनाना जरूरी है, सेल लगाना जरूरी है, की लगाना जरूरी है, एमीटर लगाना जरूरी है। इतनी चीज यहाँ पे आप जरूर करेंगे। तो सीरीज का मतलब क्या होगा? सीरीज की प्रॉपर्टीज थोड़ा सा हाईलाइट कर ले हम यहाँ पे। रेजिस्टर्स ऐसे बैक टू बैक लगेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। R1 R2 R3 इनको नाम दे देते हैं।
अब यहाँ पे सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सभी रेजिस्टर्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, सेम वैल्यू ऑफ करंट। आई बात समझ में? सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। सेम भी हो सकता है अगर वैल्यूज सेम हो रेजिस्टर्स की तो, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, R1 R2 R3 तीन अलग अलग वैल्यूज ली हैं। तो V1 क्या होगा, IR1, V2 क्या होगा बच्चों, IR2, और V3 क्या होगा, IR3। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब रेजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस को एज पर ओम्स लॉ मेंशन किया जाएगा, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैरेलल में लगाया हुआ है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब रेजिस्टर के एंड्स आपस में है ना, एंड टू एंड कनेक्शन होगा, देयर एंड्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो वन ओवर ईच अदर भी आप लिख सकते हो, दे आर कनेक्टेड वन ओवर ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे किस में लगे, इन विच थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो दो पॉइंट्स के बीच में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर लगे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल की खास बात क्या होती है भाई, जब आप बोलते हो कि रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं, तो पैरेलल में क्या होता है भाई, सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है। सबको क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। R1 R2 R3 तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लेकिन जैसे सीरीज में हमने क्या देखा था, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता था। यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा लेकिन करंट डिवाइड होगा, I1 I2 I3 इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब हमें हमें क्या करना आना चाहिए, हमें हर एक रेजिस्टेंस के लिए इंडिविजुअली ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू I1 R1, V इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 R2, और V हो जाएगा यहाँ पे I3 R3। तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था तो हमने V ही लिखा है, लेकिन इसमें करंट था I1, रेजिस्टेंस था R1, तो I1 R1 किसके बराबर, I2 R2 किसके बराबर, I3 R3, और तीनों किसके बराबर है, V के बराबर। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझ में आई कि I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3, ये भी ट्रू है, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे भी अगर आपको सर्किट बनाने को आएगा ना, तो आपको पूरा इस तरीके से बनाना है, जैसा एनसीईआरटी में दिया है वैसा हमको बना के आना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीरीज के बारे में इन्होंने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव किया एक्चुअली, कि सीरीज में देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है लेकिन उन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसके बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, है ना। और रेजिस्टेंस का आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना आना चाहिए। V1 क्या था, IR1, V2 क्या था, IR2, V3 IR3। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस जो लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करके बताता हूँ एक बार। जब आप सीरीज की बात करोगे, R1 R2 R3, और यहाँ पे आपने सेल लगा दिया, की लगा दी, ठीक है, R1 R2 R3 सेम करंट जा रहा है, I, इसमें भी I, इसमें भी I, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो सबसे पहली चीज़, पोटेंशियल डिवाइड हुआ है इसलिए इन तीनों पोटेंशियल का सम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब यहाँ पे आप याद करो, एनसीईआरटी में आपने देखा था यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा था V, उसका क्या मतलब था, उसका मीनिंग ही यही था, ये वाला जो नेट वोल्टेज है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये जो वोल्टेज है किसकी वैल्यू देने वाला है, ये सेल के वोल्टेज की ही वैल्यू देने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I इंटू आर एस, I इंटू आर एस, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, IR1 IR2 प्लस IR3। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाने वाला है, एक सीरीज के नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर एस किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों के सम के बराबर यहाँ पे वो हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको हम याद रखेंगे, डेरिवेशन आपको करना आना चाहिए, आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी इस तरीके से मिलेंगे, है ना। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था आपको, एक सर्किट बना के दिया था, 4 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
ठीक है ना। एन इलेक्ट्रिक लैंप कितना है इसका रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है। तो अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको ओम्स लॉ के थ्रू ही करना है, कोई बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं होते हैं। हाँ इंडिविजुअल कई बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोलेंगे, उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से कर लेंगे बच्चों। देन अब यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल में भी हमें क्या करना है, पैरेलल में हमें इन चीज ये वाला डायग्राम अच्छे से याद रखना है। ये डायग्राम अगर आपको 2 मार्क क्वेश्चन आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल या सीरीज, तो आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही बनाकर आना है, ठीक है। तो पहले तो ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, जो हमने अभी एक्सप्रेशन लिखे थे याद करिए, तो वापस वही हो जाएगा v इक्वल टू I1R1, v इक्वल टू I2R2 और v इक्वल टू I3R3। अब इसका क्या मीनिंग निकला, I1 की वैल्यू लिख लेंगे हम यहाँ पे V/R1, इसका मीनिंग क्या निकला, I2 की वैल्यू लिख लेंगे V/R2, इसका क्या मीनिंग निकला I3 इक्वल टू V/R3। तो जिस तरीके से सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हुआ था उसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था, यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ है, तो करंट के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा V/RP, जो नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, ये क्या हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/RP किसके बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम निकाल सकते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का एक और फाइनल एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। तो ये जरूर याद रखें कि जब भी आप 1/RP की वैल्यू निकालेंगे ना, उसको लास्ट में आपको रेसिप्रोकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रेसिप्रोकल करेंगे तब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। देन अब यहाँ पे भी आपको पूरा डेरिवेशन इसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी डेरिवेशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको जो डायग्राम्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी कुछ बना के दिए हुए हैं, उनको आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे, यहाँ पे R1 R2 R3 ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, सभी की इन्होंने वैल्यूज दी हुई है। और यहाँ पे करंट निकालने को बोला है कि यहाँ पे एमीटर की रीडिंग बताइए आप, ठीक है ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बनाएं खुद से कि एक सेल लगा देते हैं, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस रखते हैं, सपोज यहाँ पे एक रखा मैंने 4 ओम, एक रखा यहाँ पे 12 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस रख लेते हैं, तो 4 ओम 12 ओम और एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे हम रख लेते हैं सपोज 2 ओम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लगा देते हैं एमीटर, तो बताइए एमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बच्चों, सेल लगा लेते हैं यहाँ पे हम कितने का 20 वोल्ट का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आपको अपनी कॉपी में सर्किट डायग्राम प्रॉपरली बनाना है, जो क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में बना होगा। देन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन दोनों का थोड़ा सा नाम अलग अलग दे देना है। जैसे ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन का नाम दे देना है R1, ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन का नाम दे देना है आपको R2। तो सबसे पहले आप R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए फॉर R1, तो R1 के लिए आप क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं, यहाँ पे 1/R1 किसके बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आपका 12 ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ये 1/3, ठीक है ना। तो R1/R1 की वैल्यू 1/3 आई, तो R1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देख लीजिए भाई, तो यहाँ पे इसको काम करते हैं, इसको 6 ओम ले लेते हैं हम, यहाँ पे 6 ओम ले लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर R2 जब आप सॉल्व करेंगे फॉर R2, तो यहाँ पे अगेन 1/R2 पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/R2 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6। तो अगेन एलसीएम तो हमारे पास 12 ही आएगा, तो 3 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6/12 हो जाएगा। यू कैन राइट 1/2, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी 2 ओम हमारे पास आ जाएगी,
ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक है, आपने R1 निकाला फिर R2 निकाला। देन अभी जो सर्किट है, दिस सर्किट विल अप्रोक्सीमेट इनटू, अब यही सर्किट क्या हो जाएगा, नाउ सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, कि यहाँ पे हमारे पास 3 ओम आ गया और यहाँ पे हमारे पास 2 ओम आ गया और हमारे पास 20 वोल्ट का सेल यहाँ पे लगा हुआ है। तो और हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो जो नेट रेजिस्टेंस है ना, R इक्वल टू क्या हो जाएगा अब, R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 2 आपका 5 ओम। ठीक है ना भाई, तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको ऐसे स्टेप वाइज करके दिखाना है। नाउ I विल बी क्या हो जाएगा, ये हमारा V अपॉन R हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20 अपॉन 5, मतलब कितना हो जाएगा 4 एम्पेयर। ठीक है, इसको ऐसा बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हमको भाई करना आना चाहिए। चलो अब यहाँ पे और भी आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आपको इंटेक्स क्वेश्चन सारे करके देना है। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम, 1 ओम एंड 10 की पावर 3 ओम एंड 6 ओम। भाई देखो, पैरेलल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे छोटा वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा सर्किट में, नेट रेजिस्टेंस उससे कम ही आएगा। आई बात समझ में? तो 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम अगर पैरेलल में लगे तो नेट रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन 1 ओम। ठीक है ना, 1 ओम 10 की पावर 3 ओम 10 की पावर 6 ओम, अगेन जो नेट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी लेसर देन 1 ओम। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स आप लोग भाई करिए, ये सब सीरीज पैरेलल पे ही बेस्ड है और थोड़ा ओम्स लॉ इनमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज पूछा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4, 8, 12 एंड 24। 4, 8, 12 एंड 24 ओम के 4 रेजिस्टेंस है। आपको क्या करना है, मिनिमम रेजिस्टेंस लाना है और हाईएस्ट रेजिस्टेंस लाना है। बहुत सिंपल है। अगर आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस पूछा जाए ना, कभी भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस देकर आप सबको सीरीज में लगा दो। अगर आपको लीस्ट रेजिस्टेंस पूछा जाए तो आप सभी को पैरेलल में लगा दो। तो यहाँ पे आप देखो भाई 4, 8, 12, 24, अगर आप सीरीज में लगाओगे तो नेट रेजिस्टेंस 24 से हायर ही आना है, और पैरेलल में अगर आप लगाओगे तो नेट रेजिस्टेंस 4 ओम से लेसर ही आएगा। ठीक है ना, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देन यहाँ पे हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हमें पावर और हीट पे बेसिस पे कुछ चीज़ें हमको दी हुई होती हैं। ठीक है ना, इसके न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे और हीटिंग इफेक्ट के हमको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस भी दिए जाएंगे, ये हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पावर की। तो जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर आपको दिख रहा है भाई, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन अपॉन टाइम रहता है। 9th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला चलता है, वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन को आप क्या लिखते हो, वी क्यू। तो वी क्यू अपॉन टाइम में जो क्यू बाई टी है यही बन जाता है वी आई। ठीक है ना, मेन फॉर्मूला इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम को क्या लिखा, वी क्यू, फिर वो क्या बन गया, क्यू बाई टी से वी आई बन गया। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पावर आपको क्या मिलेगी, वी आई। वी आई ही क्या बन जाएगा आगे चल के भाई, वी को मैं क्या लिख दूंगा, आई आर। तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर बन जाएगा। और यही क्या बन सकता है आगे चल के, वी अपॉन आर, इसको यहाँ पे लिख दूंगा तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के ये फॉर्मूलेज आपको तीनों पता होना चाहिए, P इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगी इसकी, ऐसा यूनिट इज वॉट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वॉट। वॉट का सिंबल कैपिटल W, और 1 वॉट लेकिन हम इससे डिफाइन करते हैं। 1 वॉट क्या हो जाएगा, 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड, या फिर जो पहला फॉर्मूला डिराइव हुआ है ना वी आई, उसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं 1 वॉट कैन ऑल्सो बी 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है ना, जब आपने 1 वोल्ट उसमें अप्लाई किया और 1 एम्पेयर करंट उसमें जा रहा है सपोज, ठीक है ना, तो अगर मैं पूछूं ये रेजिस्टेंस कितना पावर डिसिपेट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट एम्पेयर, मतलब 1 वॉट। ठीक है ना, क्लियर है भाई सबको? तो इस तरीके से हमको ये पावर यहाँ पे पता होना चाहिए, व्हाट इज पावर। देन वॉट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट। तो 1 किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इज 1000 वॉट, है ना। 1 किलोवाट इज 1000 वॉट, और यू कैन से 10 की पावर 3 वॉट।
ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होती है ना डोमेस्टिक सर्किट में, वो किस में एक्सप्रेस की जाती है? किलोवाट आवर में। ध्यान से देखना भाई, पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन ही क्या बनेगा? पावर इनटू टाइम। और ये जो वर्क डन है यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या रहेगी बच्चों? पावर इनटू टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या रहेगी? पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम रहेगी, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? अगर ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है कंज्यूम होने की, तो हम 1 किलोवाट इंटू 1 आवर बोलेंगे इसको। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो ये बन जाएगा 1 किलोवाट आवर। क्या बन जाएगा? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर का मीनिंग देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1000 वॉट, मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आपको याद रखना है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है ना? तो ये कौन होता है हमारा? 1 किलोवाट आवर। और इसको ही हम बोलते हैं 1 यूनिट। हमारे घर में जो बिजली कंज्यूम होती है, अगर हम कहते हैं ना कि 1 यूनिट बिजली जली, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, एक दिन में अगर आपने 15 यूनिट कंज्यूम करी है, मतलब आपने 15 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम की है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो भाई, उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब आपको कनेक्टेड कितना 220 वोल्ट सप्लाई से 0.5 एम्पेयर का करंट कंज्यूम किया, तो पावर आप यहाँ पे निकालो। ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले क्वेश्चंस बच्चों आप जरूर करके जाइए। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपको कितने मंथ का या कितने डेज का, आपको जैसे 1 मंथ का ही देते हैं यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने को, तो कौन से मंथ के बिल की बात हो रही है, 30 डेज या 31 डेज, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले 1 डे का टोटल एनर्जी कंजप्शन निकालें। 1 डे का कंजप्शन निकलने के बाद आप क्या करेंगे? उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब आप 1 डे का कंजप्शन निकालें, इनिशियली आप वॉट आवर से में निकालेंगे, फिर आप उसे किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करेंगे, और जितने किलो वॉट आवर उतनी ही नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर उन यूनिट्स को आप क्या कर देंगे? नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपको क्या दिया रहेगा? 1 यूनिट का आपको चार्ज भी दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे कितना दिया? ₹3 पर किलो वॉट आवर। तो जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आई 31 डेज में, फिर आपको उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितना 1 रुपए का, सॉरी कितना 1 यूनिट का चार्ज है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? देन यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट की जो हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हीट के बारे में हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज हीट? तो पावर क्या थी? पावर तो वी आई थी। तो हीट क्या हो जाएगा? हमने अभी अभी देखा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या थी? पावर इनटू टाइम। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में कंज्यूम होगी, तो ये भी पावर इनटू टाइम बनेगी। आई बात समझ में? वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में कंज्यूम होगी, तो उसको हम लिखेंगे हीट एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। इसलिए हीट के भी 3 फॉर्मूले बनेंगे, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। आई ना बात समझ में? आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। वी स्क्वायर टी होल अपॉन आर भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। क्या बोलते हैं हम इसको? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो 1 मार्क में या 2 मार्क में ये भी आ जाता है कई बार कि स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो उस पर ध्यान देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि आपके पास कोई सर्किट है, ऐसा था ना, दिस इज H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस लॉ implies that heat produced in a resistance is directly proportional to the square of current given resistance and the time. H is proportional to I square, आपको इस तरीके से लिखना है, H is proportional to R and H is proportional to T, और साथ में आपको एक डायग्राम बना के आना है बच्चों। ठीक है, तो सर्किट में अगर आपको हीट निकालनी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू यूज दिस रिलेशन आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब इसके जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दिया न्यूमेरिकल, एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट। तो यहाँ पे भाई जब उसका जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, आपके पास स्विच होता है ना, तो मैक्सिमम हीट और मिनिमम हीट की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्या बोलने को बोला? व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो आपको करंट और रेजिस्टेंस निकालना है, आपको पावर दिया है और आपको वोल्टेज दिया है। तो P इक्वल टू वी आई का यूज़ करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? V अपॉन आई का यूज़ करके। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस
P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर बी होता है ना, तो R क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। आप इसका भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आप उस मोमेंट पे ध्यान से सोचिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। लेकिन पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर आपको कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन के बाद जब भी आंसर आएगा, आंसर में हमेशा आपको यूनिट मेंशन जरूर करनी है। बिना यूनिट मेंशन किए सॉल्यूशन नहीं करेंगे भाई। आंसर को जब भी आप फाइनल एक बॉक्स में रखेंगे ना, जैसे यहाँ पे आंसर जो भी है 57.60 ओम, तो ऐसे यूनिट लगाना बच्चों जरूरी होता है, ठीक है ना। पावर को आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आखिरी में वॉट का जो कैपिटल W है वो लगाना जरूरी होगा। एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो तो आखिरी में जूल लगाना कंपलसरी है वहां पे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के भाई सब करके जाइए, आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वहां पे बनने लगेगा। अब यहाँ पे भी जैसे क्या बोला है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, ठीक है ना। तो जूल पर सेकंड हो गया ना भाई, 100 जूल पर सेकंड यहाँ पे बन रहा है। तो जूल पर सेकंड क्या था याद कर लो भाई, है ना, पावर था ना, वर्क डन अपॉन टाइम। तो 100 जूल पर सेकंड इज 100 वॉट बेसिकली, तो आपको यहाँ पे पावर दे दी है, ठीक है। तो अब टाइम 1 सेकंड, तो 100 जूल, टाइम इज 1 सेकंड, रेजिस्टेंस 4 ओम। आपसे क्या पूछ लिया यहाँ पे, वी की वैल्यू बताओ। तो अब यहाँ पे पहले क्या निकाला हमने भाई, करंट निकाला, फिर ओम्स लॉ के थ्रू हमने यहाँ पे वोल्टेज निकाला, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे भाई, ये सारे क्वेश्चंस भी ध्यान से करके जाएंगे। सेकंड वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे हीट पूछा है, तो हीट क्या हो जाएगी भाई, हीट हो जाएगी वी क्यू। ये डायरेक्टली अगर आपको याद होगा ना तो फटाफट कर दोगे आपको, क्योंकि वी भी दिया है और क्यू भी दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में मैंने कई बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, पहले है ना पावर के थ्रू कुछ कुछ सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली करंट निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, बहुत परेशान होंगे, ठीक है ना। तो H इक्वल टू वी क्यू आप डायरेक्टली लगा दीजिए, क्योंकि हीट कौन है, वर्क डन है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं, हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है ना, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक है ना लॉन्ड्री आयरन, ये सारी चीज़ों के नाम आपको पता होने चाहिए। और इन सब में क्या यूज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट, दे वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट। अब इनमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है, वो हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, देखो भाई इन सबको ध्यान रखो, जितना भी बात हो रही है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इन हीटिंग इफेक्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कौन यूज होगा, एक हीटिंग एलिमेंट यूज होगा। हीटिंग एलिमेंट किसका बना होगा, अलॉय का बना होगा। और उस अलॉय की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, हीटिंग एलिमेंट जिस अलॉय से बना होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई रेजिस्टिविटी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेरी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एटलीस्ट आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वहां पे हीटिंग इफेक्ट जो यूज हो रहा है वो हीट को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हो रहा है। आई बात समझ में। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे बल्ब में भी हमने कौन सा एलिमेंट लिया हुआ है जिसका हाई रेजिस्टिविटी भी है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है ना। इट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट। द बल्ब्स आर यूजुअली filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of the filament, ठीक है। अब भाई एनसीईआरटी में लिखा है तो इंपॉर्टेंस इस स्टेटमेंट का हो जाता है। आपको बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल होती है ये भी पूछा जा सकता है, और क्यों होती है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनर्ट गैस को यूज करेंगे, इनएक्टिव नाइट्रोजन या फिर आर्गन, आर्गन तो नोबल गैस है भाई, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड, ठीक है। तो वहाँ पे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में जब आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो वो हीट और लाइट दोनों में एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं जिनसे येलो लाइट एमिट होती है, उनके आसपास बहुत गर्मी भी होती है, ठीक है ना। वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं प्लस लाइटिंग इफेक्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो घर में जो रॉड होती है, कई बार आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे जिससे हाथ सेकते हैं हम लोग, तो हीटर रॉड वो एकदम रेड हॉट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट है लेकिन हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है ना, निक्रोम की जो रॉड वगैरह रहती हैं। Another common application of Joule's heating is the fuse used in the electric circuit. ये हम लोगों ने डोमेस्टिक सर्किट में भी पढ़ा है, ठीक है।
तो यहाँ पे फ्यूज इज प्लेस्ड इन द सीरीज विद द डिवाइस, ये आपको पता होना चाहिए. इट कंसिस्ट पीस ऑफ अ वायर मेड ऑफ मेटल ऑफ एन अलॉय ऑफ appropriate melting point, for example aluminium, copper, iron, lead etc. तो यहाँ पे अगर लार्ज वैल्यू का करंट आएगा, मतलब सेफ वैल्यू से ज़्यादा का करंट आएगा, तो क्या होगा, अपने ही हीटिंग इफेक्ट से वो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है ना. यहाँ पे हम फिर से वही बात जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में भी पढ़ा था कि फ्यूज अलॉय से बना होगा, अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा लेकिन रेजिस्टिविटी हाई होगा. ठीक है ना. लो मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना मेल्टिंग पॉइंट चाहिए. ठीक है ना. तो जितना सेफ वैल्यू ऑफ करंट हम डिसाइड करेंगे, उस सेफ वैल्यू ऑफ करंट के अकॉर्डिंग हम मेल्टिंग पॉइंट भी डिसाइड कर लेंगे. ठीक है ना भाई. तो सेफ वैल्यू से ज़्यादा का करंट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा. आई बात समझ में. द फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलीन or similar material with metal ends. The fuses used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 3 ampere, 10 ampere etc. ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अ फ्यूज हैज अ रेटिंग ऑफ 5 एम्पेयर, व्हाट डज इट मीन. तो उसका मतलब ये हुआ कि ये उस फ्यूज वायर की रेटिंग है सेफ वैल्यू ऑफ करंट की. सपोज आपको बोला कि 5 एम्पेयर की रेटिंग वाला फ्यूज है, तो मतलब 5 एम्पेयर तक का करंट परमिसेबल है उसके थ्रू. 5 एम्पेयर के ऊपर अगर करंट उसके थ्रू जाएगा तो वो फ्यूज वायर अपने हीटिंग इफेक्ट के कारण मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देगा. है ना. ये हमको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा. For an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt, a current of इतना 4.54 ampere will flow in the circuit. In this case a 5 ampere fuse must be used. ठीक है. तो आपको एक न्यूमेरिकल ऐसा भी दिया जा सकता है, जैसा यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि एक इलेक्ट्रिक कैटल है या इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी पावर दे देंगे और बोलेंगे उसको 220 वोल्ट पे यूज़ करना है, तो बताओ कितनी रेटिंग वाला फ्यूज़ यूज़ करें. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो भाई कितना करंट निकल के आया था, 4.54 एम्पेयर. तो आप 4 एम्पेयर का रेटिंग वाला अगर फ्यूज वायर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा. तो इसलिए आपने कितना लिया, आपने 5 एम्पेयर की रेटिंग वाला फ्यूज लिया. ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है कि कितनी रेटिंग का फ्यूज यूज किया जाए उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ. तो पहले आपको करंट निकालना है, फिर उस करंट के अकॉर्डिंग आपको रेटिंग डिसाइड करनी है. अगर एग्जैक्टली सपोज करो 3 एम्पेयर आपका आंसर आ गया तो 3 एम्पेयर का फ्यूज वहां पे यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आंसर आपका है 3.6 एम्पेयर, 3.5 एम्पेयर, तो आपको 4 एम्पेयर रेटिंग का फ्यूज यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ठीक है ना भाई. धन पावर हम लोगों ने अभी देखा, तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएंगे. अब तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का भी हम लोगों ने पूरा एनसीईआरटी को हमने एक बार रिवाइज कर लिया है. सारे डायग्राम्स देख लिए हैं, सारे डेरिवेशंस देख लिए हैं, है ना. क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देख लिए हैं. एनसीईआरटी की इंडेक्स एक्सरसाइज आप लोग सारी करके जाइए. और जितना भी आपको, अगर आपके पास PYQ है तो न्यूमेरिकल्स आप लोग करिए उसके, ओम्स लॉ पे बेस्ड, सीरीज पैरेलल पे बेस्ड, पावर पे बेस्ड और हीट पे बेस्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बेस्ड. ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.